तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, गति। गति में हम देखते हैं एक विरामावस्था और एक गतिज अवस्था। विरामावस्था वो होती है जब जो कोई वस्तु है वो एक ही जगह रहती है, विरामावस्था में रहती है, खड़ी रहती है, वो एक समय पे भी वहीं पे रहती है, दूसरे समय भी वहीं रहती है। तो वो अगर मैं कहूँ कि कोई वस्तु है वो 2 बजे यहाँ पर खड़ी रखी थी, 3 बजे मुझे यहीं पे रखी मिली, मतलब वो चीज़ें विरामावस्था में है, वो चल नहीं रही है, ये कहीं पे घूम नहीं रही है, वो एक ही जगह रखी हुई है, वो विरामावस्था में। गतिज अवस्था में ऐसी किसी चीज़ को मैं देख रहा हूँ, जैसे चलती हुई साइकिल है, 2 बजे मैंने उसको कहीं और देखा था, 3 बजे कहीं और देखा था, वो चीज़ जो है वो गतिज अवस्था में है। लेकिन ये जो है ये रहती हैं रिलेटिव अवस्थाएं होती हैं। इन्हें मुझे बताना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए विरामावस्था में हो वो किसी और के लिए भी विरामावस्था में हो। जैसे कि मैं खड़ा हूँ पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे मेरे पास एक आदमी खड़ा है, वो भी 2 घंटे से यहीं पे खड़ा हुआ है, तो मेरे लिए वो आदमी क्या है, विरामावस्था में, वो वहीं पे खड़ा हुआ है। लेकिन कोई व्यक्ति मून पर है तो वहां से वो देखा है, तो वो उस व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति जो है वो पहले यहाँ से 2 घंटे के बाद यहाँ पहुंच चुका है, मेरे लिए अभी वो विरामावस्था में, लेकिन इसके लिए ये आदमी क्या है, गतिज अवस्था में। तो ये जो रहती हैं रिलेटिव अवस्थाएं रहती हैं। अब इस ग्राफ को देखते हैं, ये वाई अक्ष एक्स अक्ष, यहाँ पे ये समय दिया हुआ है और ये स्थिति दी है। किसी की स्थिति एक समय पे भी यहाँ पे थी नियत, और ये एक समय पे भी यहाँ पे थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही समय पे अलग अलग, सॉरी ये हो सकता है अलग अलग समय पे, यानी ये मैं कह सकता हूँ 2 बजे या 3 बजे, 2 बजे भी चीज़ यहीं पे थी और 3 बजे भी चीज़ यहीं पे थी। तो ये जो है ये ग्राफ बता रहा है ब्रह्मावस्था को, और ये है स्थिति और ये है समय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 2 बजे, यहाँ पे 3 बजे, तो 2 बजे स्थिति यहाँ पे थी कोई चीज़, और 3 बजे वो यहाँ पे पहुंची। तो ये बता रहा है गति अवस्था में कि जो चीज़ है वो गति कर रही है, तो ये गतिज अवस्था को बता रहा है। अब देखते हैं विरामावस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदल रही है तो वह विरामावस्था है। गतिज अवस्था, यदि किसी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है तो वह गतिज अवस्था में है। अब देखते हैं, ये समय है, ये पोजीशन है। अब समय एक ही है, यानी 2 बजे ही मैंने किसी चीज़ को यहाँ भी देखा और यहाँ भी देखा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ही समय में 2 चीज़ किसी भी की 2 स्थिति नहीं हो सकती, 2 जगह नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ जो है वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हम पहले लिखते हैं वाई एक्स को और फिर लिखते हैं एक्स एक्स को। वाई एक्स का पोजीशन, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, और ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा टाइम पोजीशन ग्राफ। ऐसे यहाँ पे एक ही समय है और एक ही समय पे 2 जगह स्थिति है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी क्या ग्राफ गलत है। ये दोनों ग्राफ अंतः चाल को दर्शा सकते हैं, जो कि संभव नहीं। अंतः चाल जो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो सर्वाधिक चाल है, और इस चाल से सिर्फ प्रकाश ही चलता है, इसके अलावा और अभी कोई वस्तु हो नहीं सकती। तो इस अगर एक ही समय पर 2 जगह दिखना है तो उसके लिए इस चाल जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो कि अंतः चाल है और जो कि असंभव नहीं है। दोनों ग्राफ पर एक ही समय में वस्तु अलग अलग स्थिति दिखाई दे रही है, जो कि संभव नहीं है। देखते हैं, चाल जो होती है वो होता है दूरी बटे समय, और यहाँ पर दूरी को नापते हैं अपन, यानी दूरी जो है वो लंबाई, और लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ करती है, धीरे धीरे उसकी चाल 17 मीटर बढ़ जाती है, 17 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाती है। तो बताओ 6 सेकंड में वस्तु कितनी दूर तय कर लेगी। तो 10 से स्टार्ट की थी, पहले उसकी गति थी 10 मीटर पर सेकंड, और जब लास्ट में उसकी क्या 10 से 17 तक हो गई। लेकिन यानी उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, गति में परिवर्तन हुआ है 7 का परिवर्तन हुआ है। और कितने समय में, 6 समय में। तो गति में परिवर्तन समय के साथ, तो ये तो गति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमें यह पता करना है कि इसने दूरी कितने तय की है। तो इसके लिए मुझे इसकी औसत चाल चाहिए। औसत चाल के लिए मुझे, औसत स्पीड के लिए मुझे इसकी औसत स्पीड के लिए पहले जो स्पीड थी और लास्ट में जितनी स्पीड हो गई, पहले से इतनी हो गई, तो इसके बीच में कोई वैल्यू रही होगी, इसके बीच के वैल्यू के लिए कोई औसत वैल्यू रही होगी। तो इसकी औसत वैल्यू के लिए मैं इनको जोड़ूंगा, 2 से भाग दे दूंगा, तो ये आ जाएगी इसकी क्या, ये आ जाएगी इसकी औसत चाल। अब औसत चाल में अगर मैं समय का इंटू कर दूं तो मेरे पास दूरी आ जाएगी। तो चाल में मैंने समय का इंटू किया तो यहाँ पे दूरी आ गई। अब देखते हैं हम,
एक वर्गाकार एक वर्ग के एक सिरे से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करती है। तो ये कि यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड चलना शुरू करती है, फिर दूसरे सिरे पे 20 हो जाती है, 10 बढ़ रही है, फिर 10 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, इस तरह 10 बढ़ रही है, तो वृद्धि हुई थी। तो जब कार वापस उसी स्थान पर आएगी तो उसकी पूरी दूरी की औसत चाल क्या होगी। तो इसमें औसत चाल पूछिए, तो पहले 10 थी, 10, 20, 30 और 40, तो इन सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 120, तो मैं मान लूंगा कि ये पूरी है जो डिस्टेंस है, तो इसमें इस स्पीड से चलने में ये जो है डिस्टेंस है, मतलब ये एक इतनी जो चीज़ है वो 120 की मैंने डिस्टेंस मान ली, ये भी 120 होगी, ये भी 120 होगी, ये भी 120 होगी। तो इस डिस्टेंस को 10 मीटर पे इसमें कितना समय लिया, इसने 12। इस तरह से मैं इसमें टाइम वर्क की तरह इसका समय निकालूंगा, इसने कितना समय लिया, इसने कितना, इसका टोटल समय ये हो गया, और टोटल डिस्टेंस इसका ये 4 गुना हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये क्या हो जाती है हमारी औसत चाल। तो हमने औसत चाल निकाल ली। तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम जो अपना बेसिक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ग्राफ में दिखाई वस्तु की औसत चाल क्या हुई, देखिए यहाँ पे ये अपने पास ग्राफ है, ये पोजीशन है और ये टाइम है। 15 सेकंड में 5 मीटर, 25 सेकंड में 10 मीटर और 35 सेकंड में ये इतना। तो इसमें देखिए टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस कर देते हैं। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना है, टोटल डिस्टेंस है 15 तक गई है यहाँ से, और टोटल टाइम लगा 35। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम इस तरह से यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ये जीरो से चली थी, जीरो ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 35 सेकंड नहीं, तो 15/3 हो जाएगी। तो इसको औसत चाल ये हो जाएगी। या फिर ठीक इसी में अगर मैं इस थीटा को निकालूं, इस थीटा को अगर निकालूं तो ये जो है वो होगा मेरे पास, यहाँ पर tan थीटा को निकालूं तो लंब बटे आधार होगा। तो लंब मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे 15 मीटर, ये पूरा 15 मीटर, और आधार हो गया 3 सेकंड। तो मेरे पास क्या आ गई, औसत चाल आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दूरी और समय यानी पोजीशन और टाइम के बीच में अगर इस थीटा को निकाल लूँ, थीटा को, तो ये मुझे औसत चाल दे देती है। tan थीटा यहाँ पे निकाल लूँ, ये औसत चाल दे देती है। और यहाँ पे m जो है वो ढाल हो गई, ये एक ढाल है m में जो tan थीटा मैंने निकाला तो ये निकला 5 मीटर पर सेकंड, जिसने मुझे औसत चाल दे दी। दूरी और समय का की ग्राफ की ढाल हमें चाल देती है, ये हमें एक चाल दे देती है। चाल, इससे हम चाल निकाल सकते हैं। चाल होती है दूरी बटे समय। अब देखते हैं विस्थापन। तो अगर कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो उसने यहाँ से 15 मीटर तय किया और यहाँ से 8 मीटर तय किया, तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की 15 और 8। तो ये टोटल दूरी उसने तय की होगी। लेकिन विस्थापन जो रहता है वो दो बिंदुओं का, जहाँ से एक से चलना शुरू करते हैं जहाँ पर पहुँचते हैं, उन 2 बिंदुओं का सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे कम दूरी जो होती है वो विस्थापन होता है, बिल्कुल सीधी। ये तो यहाँ से बिल्कुल सीधा चलेंगे तो ये विस्थापन हो जाएगा। और विस्थापन क्या है, एक वेक्टर राशि जिसकी एक दिशा होती है। अगर मैं ए से बी को, अगर ए से सी को पॉजिटिव डिस्टेंस मान रहा हूँ, तो बी सी से ए पे जाने पर मुझे वो नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये 2 बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। और अब देखिए यहाँ पे दूरी तो कितनी भी हो सके, यहाँ से मैं यहाँ चला जाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो है सबसे छोटी रहती है। विस्थापन फिर मैं इससे अगर यहाँ पर 90 डिग्री बनाऊँ तो यहाँ पर इससे निकाल सकता हूँ, इसके विकर्ण से। तो इसका और इसका जो पाइथागोरस पर मैं से निकालेगा अगर मैं निकालना चाहूँ। अब कोई व्यक्ति पहले ए से बी पे गया और बी से फिर ए पे आ गया, तो यहाँ पे विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि ए से गया था और ए पे वापस आ गया, तो वहाँ के बीच की दूरी तो 0 होगी। लेकिन दूरी जो है, दूरी 26 गया और 26 गया, तो ये डबल हो जाएगी इसकी। तो ये देखिए ये दूरी हो गई। और विस्थापन जो, इससे मतलब ये पता चला कि विस्थापन जो है उस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब मैं यहाँ से 2 बिंदु से कहीं से दूर जा रहा हूँ, और अगर मैं उसी बिंदु से गया, उसी बिंदु पर वापस आ गया, तो नेगेटिव वो 0 हो जाएगा। और मैं इस यहाँ से यहाँ पर जाने पे इसको पॉजिटिव मान लूँ, तो यहाँ से यहाँ पर आने पर वो नेगेटिव विस्थापन हो जाएगा।
और लेकिन दूरी जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ये हमारे अक्ष रहते हैं। वस्तु ए से बी, अब ये मेरे पास एक ग्राफ है, वस्तु ए से बी गई, बी से सी गई और सी से डी बिंदु तक तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। तो यहाँ से जो देखिए, यहाँ से मुझे ये इतना काटना है, तो 2 पाई आर में से ये थीटा वाला मैं काट दूंगा, हटा दूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगी। तो दूरी जो होगी वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूरी जो यहाँ से यहाँ तक होगी, लेकिन विस्थापन ये होगा यहाँ से सीधा यहाँ पे। तो ये है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसको 90 मानूँ तो ये जो है 2 पाई आर का पहला, दूसरा, तीसरा, 2 पाई आर का 4 हिस्सा में से तीसरा होगा, 4 में से तीसरा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर और 2। और ये विस्थापन जो होगा वो 2L होगी, 2R होगी। सॉरी, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये 90 डिग्री मानूँ तो R² और R², तो 2R² ये होगी विस्थापन अपनी। तो अदिश राशि और सदिश राशि में क्या क्या है? अदिश राशि में सिर्फ केवल हम परिमाण की बात करते हैं, जबकि सदिश राशि में हम परिमाण के साथ दिशा की बात करनी पड़ती है। अदिश राशि जो है, जैसे दूरी हो गई, इसकी कोई दिशा नहीं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। समय हो गया, समय, अब 2 घंटे में मैंने कोई काम किया तो कौन सी दिशा है, उसमें कोई दिशा नहीं है। द्रव्यमान यहाँ नीचे लगता है, किसी का हम ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। और चाल में यहाँ गया, तो ये जो है अदिश राशि, इनकी दिशा नहीं है। इनमें से हम सब परिमाण बताएं कि दूरी कितनी है, समय कितना है, द्रव्यमान कितना है, चाल कितनी है। लेकिन अदिश राशि जो सदिश राशि है, उनमें हम परिमाण के साथ दिशा की बात करें। जैसे विस्थापन जो है वो होगा दूरी के साथ उसकी दिशा बतानी पड़ेगी। इसमें कितना विस्थापन और साथ में उसकी किस दिशा में है। बेग जो है वो स्पीड और डायरेक्शन, तो इसमें मुझे स्पीड बतानी पड़ेगी, स्पीड कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। त्वरण जो है वो बेग में परिवर्तन है। तो त्वरण बेग में परिवर्तन, बेग खुद ही एक सदिश राशि है। तो उसका जो जिससे ये फॉर्मूला बन रहा है, तो वो भी एक सदिश राशि होगी, जिस कारण त्वरण भी एक सदिश राशि होगी। तो समवेग जो है वो है द्रव्यमान इंटू बेग। अब बेग खुद एक क्या है, सदिश राशि है, तो इस कारण ये भी एक क्या होगी, सदिश राशि। ये हम तब निकाल सकते हैं जैसे कोई ऐसा फॉर्मूला, जैसे समवेग है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो द्रव्यमान इंटू बेग है। द्रव्यमान तो जो एक अदिश राशि है, लेकिन बेग जो है वो एक सदिश राशि है। जब इनका प्रोडक्ट या कोई भी 2 राशियों में से एक राशि जो है वो सदिश हो और एक अदिश हो, तो वो जो राशि है जो आ रही है वो क्या होगी, वो भी सदिश होगी। लेकिन दोनों में से दोनों ही सदिश होगी, तो उसमें हम देखना पड़ेगा, उसमें हम कह नहीं सकते। और दोनों ही अदिश हैं तो फिर वो अदिश होगी। तो इस तरह हम देखेंगे। अब देखते हैं बेग, वेलोसिटी जो वेलोसिटी के साथ हमें स्पीड चाल रहती है। हमें सिर्फ चाल बताना पड़ता है। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, यहाँ से गया कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो ये मैं मान लूँ दिल्ली से कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटे से गया है, तो वो दिल्ली से वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। यहाँ पर मान लो मैं जयपुर, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर MP है। और पर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर की गति से जयपुर की तरफ गया है यहाँ पे, तो मतलब मुझे पता है कि वो आगे जाके मुझे जयपुर की साइड मिलेगा, तो ये हो जाएगा उसका बेग। ये मतलब मैंने उसमें बेग बताया है। तो स्पीड के साथ दिशा का बताना वो हो जाता है बेग। अब ये देखिए, कोई व्यक्ति ए है, ए यहाँ से इस साइड गया है 10 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की तरफ, और बी गया है 10 मीटर प्रति पूर्व दक्षिण की तरफ। और तो यहाँ पे ए और बी की जो चाल तो समान है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अलग है। इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन यहाँ, तो इन दोनों का वेग जो है वो समान नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, इनकी अब डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसकी चाल जो है वो असमान है। जब चाल ही असमान है तो वेग तो समान हो ही नहीं सकता। तो पहले हम चाल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाल समान है तो वेग समान हो सकता है, लेकिन फिर डायरेक्शन भी समान है तो चाल भी समान होगी और वेग भी समान होगा।
यदि एक ही दिशा में समान चाल से जाएं तो वेग व चाल समान होती है। एक ही दिशा में समान चाल से जाएं तो वेग बस चाल समान होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, चाल तो समान है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इस साइड अगर मैं मान रहा हूँ प्लस का वेग मान रहा हूँ, तो यहाँ से इस साइड माइनस का वेग मांगू। अगर यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड मैंने मान ली चाल है, तो -10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी, उसकी वेग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिशा उल्टी है इसकी बी की। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसके लिए चाल कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड पूरब की तरह, और वेग हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड है तो पूरब की तरह। तो ये अगर मैं यहाँ पे प्लस मान रहा हूँ, तो यहाँ पे बी के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड चाल इतनी आएगी, लेकिन वेग जो है वो -10 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पॉजिटिव माना है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा इस साइड। यदि किसी वस्तु की चाल नियत कांस्टेंट है तो उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी। अब कोई व्यक्ति नियत चाल से चल रही है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो वो अब जैसे ये है, यहाँ तो उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे चलती रही। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से उसका डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद उसकी जो वेग है फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद वेग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आने के वेग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वेग चेंज हो जाएगा। यानी कोई वस्तु अगर नियत चाल से भी चल रही है तो उसका वेग जो है वो समान हो भी सकता है और नहीं भी। अगर वो सीधी दिशा में चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से इसी दिशा में, तो वेग भी समान और चाल भी समान। लेकिन ऐसे में चल रही है तो उसका वेग अलग होगा और चाल अलग होगी। अब हमारे पास एक ग्राफ है स्पीड और टाइम ग्राफ। तो स्पीड और टाइम से हम क्या बता सकते हैं, स्पीड और टाइम से हम डिस्टेंस बता सकते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, तो मतलब इसके लिए अगर मैं स्पीड इंटू टाइम करूँगा, तो अगर ये ग्राफ है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड एक ही है अलग अलग समय पर। मतलब जो ये जो है कि नियत गति का ग्राफ है, और गति नियत है अलग अलग समय पर भी। और हम अगर ऐसा नहीं दिया होता, अगर ऐसा ही दिया होता है, तो हम इस पर 2 पॉइंट मानते हैं कहीं भी, और फिर ऐसे मिला के देखते हैं, जैसे कि इसमें किया गया है। तो ये जो है ये पूरा एक क्या बन गया, ये बन गया है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का अगर मैं इसका पूरा एरिया निकालूं तो वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इन दोनों का इंटू होगा। तो यानी यहाँ पे जो इस पूरे का एरिया हम निकालेंगे तो वो हमें डिस्टेंस देगा कि हमने डिस्टेंस कितनी चली है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ बता रही है, ये बताती है कि लगातार बढ़ना। अगर इस तरह जब ग्राफ जाता है तो यानी कि स्पीड जो है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट बनाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे समय पे स्पीड अलग थी, यहाँ पे अलग थी, और यहाँ पे अलग। तो ये स्पीड जो है वो ये दिए गए समय ग्राफ में वस्तु की दूरी तय। तो यहाँ पे अब स्पीड क्या अलग अलग है, यहाँ पे स्पीड एक थी, अब यहाँ पे मुझे चाहिए है, तो यहाँ पर मुझे स्पीड दी गई है और टाइम दिया गया है, और मुझसे पूछा गया है कि डिस्टेंस कितनी है। तो अगर मेरे पास ये स्पीड एक सी होती, नियत होती, तब तो मैं बता देता कि इतने टाइम में तो इसका पूरा एरिया निकाल के कि इसका डिस्टेंस इतनी होगी। लेकिन स्पीड जो है वो लगातार बढ़ रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पे मुझे इसकी औसत चाल चाहिए होगी, जो कि यहाँ के बीच में होगी कहीं पे औसत चाल होगी। औसत चाल में अगर फिर मैं टाइम का इंटू करूँगा तो मेरे पास इसकी जो है दूरी आ जाएगी। तो मैं औसत चाल निकालूंगा यहाँ से यहाँ, तो पहली जो चाल थी और जो लास्ट चाल थी उसको जोड़ दूंगा, उसको 2 से भाग दूंगा, तो ये मेरी औसत चाल आएगी। औसत चाल में मैं टाइम का इंटू करूंगा तो ये मेरी दूरी आ जाएगी। अब देखते हैं, अब मेरे पास स्पीड और टाइम का ये ग्राफ दिया हुआ है, और मुझसे पूछा गया कि इसका जो है ये एरिया निकालो। तो इसका जो मैं एरिया निकालता हूँ, तो इसका जब ये 1/2 बेस इंटू हाइट करूँगा, बेस इंटू हाइट मुझे दे रहा है 200 मीटर। तो ये भी मुझे क्या दे रहा है, ये दूरी दे रहा है। तो यानी कि जब स्पीड नियत थी, एक सी थी नियत, तो मैंने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला था जिसने मुझे दूरी दी थी। और जब स्पीड बढ़ रही है लगातार इस तरह, तो मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो वो मुझे दूरी दे रहा है, दूरी बता रहा है। तो चाल और समय के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल जो है वो इसके और इसके जो ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वो हमें क्या देता है, दूरी देता है।
ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे इस स्पीड जो है वो नियत है और टाइम ये है। तो मैंने इस पूरे का जो एरिया निकालूंगा वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा कि दूरी कितनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्पीड है वो यहाँ से बढ़ रही है और यहाँ से नहीं बढ़ रही है। तो दिए गए चाल समय ग्राफ में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है बताना, तो यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि पहले 10 थी और 10 से फिर हो गई कितनी, 100 हो गई। तो 100 हो गई, तो ये इसका मतलब मुझे औसत चाल निकालनी पड़ेगी। औसत चाल हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी कितनी, इसमें से जो जोड़ दूंगा और 2 कर दूंगा, उसके बाद इसको टाइम का इंटू कर दूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगी इसकी दूरी। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। बेग ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। तो ये हो गया बेग और ये हो गया समय, और इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, जिस तरह दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक इसी तरह सब चाल की जगह बेग आ जाता है, क्योंकि बेग में दिशा भी रहती है। तो यहाँ पे दूरी की जगह आ जाएगा विस्थापन बराबर होता है बेग इंटू समय। यानी बेग और समय का मैं इंटू कर दूँ तो मैं विस्थापन निकाल सकता हूँ। यानी अगर मेरे पास बेग और समय का ग्राफ हो और जैसे बेग यहाँ पे नियत है, तो मैं इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूंगा। तो ये बेग इंटू समय कर दूंगा, तो यानी कि रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको पूरे क्षेत्रफल निकालूंगा तो मेरे पास निकल आएगा विस्थापन। और अगर ये बेग जो है वो बढ़ रहा है, इस तरह बेग बढ़ा, यहाँ समय तक यहाँ तक बढ़ा है, तो बेग पहले 0 था, 0 से यहाँ तक बढ़ा है और इस समय यहाँ तक। तो अगर मैं इसका भी क्षेत्रफल निकाल दूँ तब भी मेरे पास जो है विस्थापन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका जो क्षेत्रफल निकालूंगा वो होगा इसका इस पूरे का आधा, 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे मैं मान लूँ कि 0 से लेके 10 तक मेरा बेग गया है और 10 सेकंड में गया है, तो अगर मैं इसका वैसे निकालूं तो ये इसका मुझे लेना पड़ेगा एवरेज बेग जो होगा 5 मीटर पर सेकंड और 10 सेकंड, तो ये हो जाएगा 50 हो रहा है। और अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालूंगा ट्राइंगल का, तो जो हाइट कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगी बेस हो जाएगा 10 और 10 100, क्योंकि 1/2 होता है तो 50। तो यानी कि बेग और समय के ग्राफ में जब मैं क्षेत्रफल निकाल लूँ तो वो हमेशा मुझे विस्थापन देगा, और दूरी इसी तरह दूरी और समय के ग्राफ में निकालूंगा तो वो मुझे हमेशा दूरी देगी। तो ये मेरे पास है। इससे मुझे ये पता करना है कि इसमें विस्थापन और दूरी के बीच का डिफरेंस। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, अब देखिए ये जो है यहाँ से ये प्लस में गया है बेग, तो ये इसका निकालूंगा मैं विस्थापन निकालूंगा 1/2। इस पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, इसका ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाला, इसमें इसका जोड़ूंगा और इस रेक्टेंगल का जोड़ दूंगा तो मेरे पास बेग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये माइनस में है बेग, तो यहाँ पे माइनस में लेना पड़ेगा, जबकि दूरी माइनस में होती नहीं, दूरी के केस में इसको मैं प्लस में ही लूँगा। तो ये मैंने किया। यहाँ पे उस पहले ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाला, ये दूसरे ट्राइंगल में जो माइनस में था तो माइनस में लिया, और फिर एक रेक्टेंगल का, तो इससे मेरा ये विस्थापन आ गया। दूरी के लिए माइनस में नहीं होती, तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये दूरी आ गई। तो दूरी, और क्योंकि विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखते हैं दूरी और समय के बीच में आकर जो मैं निकालूंगा तो वो मुझे हमें क्या देगा। अभी तक मैंने चाल और समय के बीच में निकाला था, वो मुझे दे रहा था दूरी दे रहा था, बेग और समय के बीच में दे रहा था विस्थापन दे रहा था। अब मुझे दूरी और समय और विस्थापन और समय के बीच में निकालना है, तो वो मुझे क्या मिलेगा। इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, दूरी में अगर मैं इसका भाग दे दूँ समय का, तो मेरे पास चाल आ जाएगी। तो ये भाग कब दिलाएगा, यानी कि इससे इसमें भाग देना पड़ेगा। ऐसा होता है tan थीटा में है लंब बटे आधार, तो इसमें मतलब थीटा निकाल दूं मैं, तो ये मेरे पास निकल आएगा
चाल निकल आएगी, और यहाँ पे अगर मैं थीटा निकाल दूँ तो मेरे पास बेग निकल आएगा। तो इस ग्राफ से मैं ये निकाल सकता हूँ, दूरी और समय का ग्राफ हमें की जो ढाल है वो हमें चाल देती है, और विस्थापन समय की जो ढाल है वो हमें बेग देती है। तो ये तीनों इस तरह से हैं कि इन दोनों का ग्राफ वो हमें ये चीज, क्योंकि ये फॉर्मूले से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इन दोनों का जो ग्राफ है वो हमें चाल देगी, और इन दोनों का ग्राफ ये वाली चीज देगी, और इन दोनों का ग्राफ ये कोई दो चीज का जो ग्राफ है वो तीसरी चीज देती है। ठीक है, ऐसा ही कोई दो चीजों को ग्राफ कोई तीसरी चीज देती है। तो इन दोनों का जो क्या है, इन दोनों का N2 होता है, तो इन दोनों का N2 होने के कारण इन दोनों का क्षेत्रफल जो है वो दूरी देता है। इन दोनों का N2 होता है तो विस्थापन आता है, इन दोनों का तो क्षेत्रफल है वो विस्थापन देता है। लेकिन इसमें भाग देना पड़ता है, तो जब मैं इसका भाग दूंगा तो इसको जो ढाल रहेगी वो चाल देगी, और यहाँ पे जो ढाल रहेगी वो बेग देगा। अब देखते हैं त्वरण एक्सीलरेशन। तो त्वरण का मतलब ये होता है कि चाल बढ़ जाना, चाल कम होना, जिसे मंदन भी कहते हैं, या दिशा का बदलना। इन तीनों में से कुछ भी बदलाव हुआ तो वहां पे त्वरण है। किसी वस्तु की चाल बढ़ गई तो भी त्वरण है, किसी की वस्तु की चाल घट गई तो भी त्वरण है। लेकिन यदि किसी वस्तु की चाल नियत है तब भी उसकी जो गति है वो त्वरित हो सकती है, क्योंकि ये देखिए इस तरह जो है चाल तो नियत है लेकिन जो है दिशा बदल रही है, इस कारण जो है यहाँ इस कारण इसका जो मतलब बेग बदल जाएगा, और बेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो मतलब ये जो है जो बेग जो होता है वो स्पीड इनटू डायरेक्शन होता है। तो ये हो गई चाल और ये दिशा, इन दोनों में से कुछ तो हमारे पास वो हो जाएगा बेग में परिवर्तन। और बेग में परिवर्तन मतलब इन तीनों में परिवर्तन हो गया तो त्वरण हो गया, तो मतलब बेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहेंगे। तो चाल स्थिर होने पर भी बेग में परिवर्तन हो सकता है, और अगर सीधी चलेगी यहाँ पे दिशा भी सेम रहेगी तो त्वरण नहीं, और अगर सीधी चलेगी और इस कांस्टेंट चाल रही और दिशा भी सेम रही तो वहां पर त्वरण नहीं होगा। तो त्वरण का जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह जो त्वरण अगर मैं ए मानूं तो बराबर हो गया डेल बी, जो होता है कि बेग में परिवर्तन, और डेल टी यानी कि समय में परिवर्तन। और जो बेग पर जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे ये सेकंड और हो गया टाइम का, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका हो गया हमारा त्वरण का हो गया मात्रक। त्वरण में परिवर्तन के लिए बेग में परिवर्तन का होना जरूरी है, अगर बेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। यदि त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो इसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु की चाल प्रति सेकंड या तो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है या प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड घट रही है। अर्थात 5 मीटर पर सेकंड की चाल के अंदर हो रहा है जो कुछ भी घटना या बढ़ना हो रहा है चाल में। यदि चाल बढ़ेगी तो उच्च त्वरण, और यदि चाल घटेगी तो निम्न त्वरण या मंद त्वरण। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है हमारा जी, उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी होता है एक त्वरण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब त्वरण होता है तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। गति के समीकरण देखते हैं आप, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि जो अंतिम वेग है, जो लास्ट का जो वेग है वो होगा प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इनटू समय। और जबकि दूसरा जो नियम है वो कहता है कि जो विस्थापन होगा वो होगा प्रारंभिक वेग इनटू समय प्लस त्वरण और समय के स्क्वायर का आधा जोड़ देंगे। और जो तीसरा जो कहता है कि अंतिम वेग का जो स्क्वायर होगा वो होगा प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस त्वरण और विस्थापन के प्रोडक्ट गुणा का 2 गुना। तो ये जो है वे तीनों गति के नियम हैं, गति के समीकरण हैं। अब देखते हैं, एक वस्तु की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड के बाद उसकी चाल इतनी
25 मीटर पर सेकंड हो गई, तो कुल दूरी बताओ। तो इसे यहाँ पर दूरी बताना है। तो पहले चाल कितनी थी, चाल 10 से 25 हो गई, यानी कि मुझे इसकी औसत चाल निकालनी पड़ेगी, तब मैं समय से इंटू करूंगा तो मेरे पास दूरी आ जाएगी। औसत चाल के लिए मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, उसका फिर आधा करूंगा और समय से इंटू कर दूंगा तो आ जाएगी। तो ये तो हो गई दूरी की बात। अब अगर मुझे इसमें त्वरण बताना, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ इसमें किया और समय से भाग दिया, तो 5 सेकंड में 25 में से 10 गए तो कितना 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड का जो है अंतर आया, तो वो हो गया त्वरण। तो ये मैंने त्वरण निकाल लिया, त्वरण निकाल सकता हूँ मैं इसके साथ। इसके बाद मेरे पास विस्थापन निकालना, दूरी तो मैंने इससे निकाल ली थी जोड़ के, इससे भाग दी, लेकिन दूरी विस्थापन निकालना है, तो ये प्रारंभिक वेग ये है मेरे पास। उसके बाद मुझे समय, मेरे पास ये समय है। उसके बाद मेरे पास तो त्वरण भी है, त्वरण भी निकाल लिया मैंने, और जो टाइम का स्क्वायर भी कर लूँगा, तो इस सूत्र जो गति का समीकरण था, इससे मैं विस्थापन भी निकाल सकता हूँ। तो विस्थापन इतना होगा, विस्थापन मतलब विस्थापन इतना है, तो इससे हमेशा बड़ी वैल्यू आती है क्या, तो विस्थापन अगर इतना है तो दूरी इससे बड़ी होगी। कोई वस्तु जितना समय ऊपर जाने में लगाती है उतना ही समय नीचे आने में लगाती है, क्योंकि एक हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो नीचे की तरफ खींचता है, जो होता है जी, जो हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक इसके विरुद्ध जो दूसरा काम करता है वो होता है लंबवत बल होता है, वो इसके बराबर ही होता है, वो भी इतना ही होता है। तो यानी कि दोनों तरफ जिस सेम से बल लग रहे हैं, और एक चीज़ पे जब लगेगा तो जितनी देर में ये ऊपर जाएगी तो उतनी देर में वस्तु नीचे भी आ जाएगी। कोई वस्तु जब ऊपर जाए तो वहाँ पे ये जो जी की वैल्यू वो माइनस हो जाती है, नेगेटिव, और जब वस्तु नीचे आती है तो वहाँ पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ जो नीचे आती है तो नीचे दिशा में ही लग रहा है बल, तो बल की दिशा में ये आ रही है तो पॉजिटिव, बल की दिशा के विरुद्ध जा रही है तो नेगेटिव। एक बॉल को ऊपर फेंका गया, 20 सेकंड के बाद वह नीचे गिर गई, तो बताओ बॉल किस चाल से ऊपर फेंका गया था, बॉल कितनी ऊंचाई तक गई थी अगर ये जी का मान इतना हो। तो देखिए 20 सेकंड के बाद नीचे गिरी, 10 सेकंड उसने जाने में लगाया होगा, 10 सेकंड आने में लगाया होगा, क्योंकि जितनी टाइम में ऊपर जाती है उतनी टाइम में नीचे आती है। तो यहाँ तो यहाँ से हमने उससे बेग, यहाँ पर तो उसकी बेग था, बेग से फेंका था हमने, और उसके बाद मतलब उसमें गति थी, और गति के बाद यहाँ जाकर उसकी गति शून्य हो गई होगी, तब जाकर वो नीचे गिरी होगी। जब तक गति शून्य नहीं होगी वो नीचे नहीं गिरेगी। तो मतलब यहाँ इसके बीच में हमें टाइम 10 लगा है, तो इसके बीच में हम नहीं गिरेंगे। तो ये हमारे पास गति का समीकरण। तो जो अंतिम वेग है वो 0 है, प्रारंभिक वेग हमें पता नहीं है अभी। त्वरण ये दिया हुआ है, त्वरण ये है, ये दिया था, और टाइम हमारे पास 10 सेकंड यहाँ से, अभी हम यहाँ से यहाँ का निकाल रहे हैं, तो ये हम इससे हमने निकालेंगे, तो इससे हमें प्रारंभिक वेग आ जाएगा ये, तो प्रारंभिक वेग निकल आएगा इससे। अंतिम वेग 0 है और समय इतने था हमारे पास, और त्वरण ये था, तो इससे हमने निकाला। अब देखते हैं कि विस्थापन के लिए विस्थापन का सूत्र लगा देंगे, और हमारे पास प्रारंभिक वेग भी है, समय भी है, त्वरण भी है, तो इससे हम निकाल लेंगे। 90 सेकंड में चली गई दूरी, तो ये फॉर्मूला तब काम करता है जब हमें पता करना हो कि कोई, जैसे 10 सेकंड में कितनी दूरी चली है, 12 सेकंड में कितनी दूरी चली है, तो n सेकंड में चली गई दूरी, तो उसके लिए हम ये विस्थापन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये होगा हमारा, इसमें सिर्फ चेंज क्या हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ त्वरण था, त्वरण के बाद जो समय है, समय का 2n माइनस बना जाता है यहाँ पे, और यहाँ से ये टाइम जो है वो हट जाता है विस्थापन से, तो ये हमारा n में चली गई दूरी का सूत्र बन जाता है। और यहाँ जो है वो n वा सेकंड है, कौन से सेकंड में चली गई दूरी हमें निकालना है, विस्थापन है, s u जो प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है। तो इस तरह हम इसको निकालेंगे। एक व्यक्ति ने
अब क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने विरामावस्था से चलना शुरू किया, यानी पहले व्यक्ति विरामावस्था में था फिर उसने चलना शुरू किया। 6 सेकंड में वह कितनी दूरी या विस्थापन जो है वो तय कर लेगा अगर उसके त्वरण इतना है। तो हम सीधा विस्थापन का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। प्रारंभिक वेग 0 था क्योंकि विरामावस्था में था, त्वरण हमें दिया हुआ है, और उसके बाद nवें सेकंड, तो nवें सेकंड का लगाएंगे यहाँ पे। तो nवें छठवें सेकंड, तो छठवें सेकंड हम यहाँ से करेंगे 2n-1, और इससे हम निकालेंगे कि छठवें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो जो त्वरण जो है वो हमेशा बल की वजह से उत्पन्न होता है, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है स्पीड में चेंज होना या डायरेक्शन में चेंज होना, स्पीड बढ़ना घटना या डायरेक्शन चेंज होना। तो कोई भी वस्तु जो विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, और कोई भी जो गतिज अवस्था में तो गतिज अवस्था में रहेगी जब तक हम उसमें बाहरी बल नहीं लगाते। यानी कि जो चीज़ विरामावस्था में है जो उसमें अगर उसमें उसकी जो गति है वो शून्य है, उसमें जो गति में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाता। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर गतिज अवस्था में हो, वो गतिज अवस्था में ही रहेगी जब तक मैं उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा। तो जब मैं उस पर कोई फोर्स लगाऊंगा तब उसमें गति में या उसमें उसकी गति या उसके डायरेक्शन में चेंज होगा। तो जो त्वरण जो है वो हमेशा बल की वजह से उत्पन्न होता है। अरस्तु के सबसे पहले अरस्तु ने इसमें कुछ कथन कहे थे कि वस्तुएं कुछ समय के बाद अपने आप ही रुक जाती हैं, गति बनाए रखने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, ये अरस्तु ने कथन कहा था। लेकिन उसके अरस्तु के दोनों कथन को गैलीलियो ने जो है वो गलत सिद्ध कर दिया। गैलीलियो ने कहा कि अपने आप से कोई काम नहीं होता, ना तो कोई वस्तु अपने आप रुक चलती है और ना ही अपने आप रुकती है। गति बनाए रखने के लिए हमें किसी बल की आवश्यकता नहीं होती, बल की आवश्यकता गति को बढ़ाने घटाने के लिए तथा दिशा में परिवर्तन के लिए होती है। तो ये गैलीलियो ने होता जड़त्व, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो ने किया था, और फिर उसके बाद आए थे न्यूटन ने फिर गति के नियम दिए थे। न्यूटन का जो पहला गति का नियम है जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी वस्तु का वह अवगुण जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम गति तथा दिशा की अवस्था नहीं बदल सकती, वह जड़त्व कहलाती है। तो यही जड़त्व का मतलब ये है कि कोई वस्तु ऐसे विरामावस्था में तो वो हमेशा विरामावस्था में रहना चाहिए, वो गति में नहीं हो पाती। कोई गति में है तो फिर वो गति में ही रहना चाहिए, वो विराम नहीं होना चाहती। कोई वस्तु एक दिशा में जा रही तो उसी दिशा में रहना चाहिए, अपनी दिशा नहीं बदलना चाहिए। तो ये उसका जड़त्व है जो उसे अपनी गति दिशा और बदलने और विराम अवस्था को जो है बदलने की इजाज़त नहीं देता है। तो वो है जड़त्व। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसमें गति में परिवर्तन तो इसका जड़त्व बहुत ज़्यादा होगा, इसे आसानी से ये अपनी गति में परिवर्तन नहीं करेगा, इसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो मास ज़्यादा होगा तो इसका जो जड़त्व है इनर्शिया ये भी ज़्यादा होगा, इनर्शिया यानी जड़त्व। अब देखते हैं जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व जब जो चीज़ आप विराम अवस्था में रहती है, जैसे अचानक बस चलने पर अंदर बैठे व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये उदाहरण है, ये विराम के जड़त्व का उदाहरण है। क्योंकि चीज़ जो सही था विराम अवस्था में था, उसके बाद तुमने उसमें एकदम गति कर दी, तो सही अपने आप को विराम अवस्था में रखना चाहता है तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। चादर को हिलाने से धूल के कण अलग हो जाते हैं। धूल के कण विराम अवस्था में थे, चादर को हिलाए तो धूल कण अपने आप को विराम अवस्था में रखना चाहेंगे, और तो ये उसका जड़त्व होगा, और चादर चली जाएगी तो इस विराम अवस्था के कारण ये अपनी जगह से हट जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। पेड़ के हिलाने पर फलों का अलग होना, तो फल अपने आप को विराम अवस्था में रखना चाहेंगे, जब पेड़ की टहनी को हिलाएंगे तो इसकी वजह से ये नीचे गिर जाते हैं। गति का जड़त्व, जब चीज वस्तु अपने आप को गति अवस्था में रखना चाहती है। चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगाने पर बैठे व्यक्ति को आगे की ओर धक्का लगना, तो व्यक्ति का शरीर जो बस चल रही थी जब गति अवस्था में था, जब ब्रेक लगाया तो व्यक्ति का शरीर अपने आप को गति अवस्था में रखना चाहेगा, ये उसका जड़त्व होगा, तो इस कारण वो झटका लगता है। दिशा का जड़त्व, जब व्यक्ति की जब दिशा बदलती है, दिशा चलती हुई बस में अचानक मुड़ने से अंदर बैठे व्यक्ति को मोड़ के विपरीत दिशा में झुकना, क्योंकि ये इस दिशा में जा रहा था, ऊपर ने बस मोड़ दी इस दिशा में, तो ये जो है व्यक्ति की ये अपनी दिशा बदलना नहीं चाहेगा, ये तो इसी तरह ये झुक जाएगा। अब देखिए दिशा का जो जड़त्व होता है उसमें आप केंद्रीय बल तथा दिशा का जड़त्व एक ही प्रकार के बल होते हैं। आप केंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ जो खींच के रखता है,
तो वो जो है वो एक ही तरह के बल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अब केंद्रीय बल में केंद्र की तरफ खींच के रखता है, और जबकि यहाँ पे ये एक जो दिशा में जा रहा है उस दिशा की तरफ खींच के रखता है। अब देखते हैं गति के द्वितीय नियम। पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और दूसरे नियम से इसका मान पता चलता है। इससे हमें ये जो है इसका वास्तविक नियम है गति का, इससे हमें बल का मान पता चलता है। अब देखते हैं संवेग। वेग हमने देखा था कि स्पीड के साथ हमें दिशा बतानी पड़ती है, वो वेग होता है। अब देखते हैं संवेग। अब मैं कहूँ कि मैंने कोई चीज़ पहले किसी चीज़ को 5 मीटर प्रति सेकंड से मुझे 10 मीटर प्रति सेकंड, और किसी को 5 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड करने में, जो उसकी गति करने में मुझे किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट से देखूँ तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसका जो मास है वो चीज़ का अलग अलग है कि नहीं। क्योंकि अगर चीज़ का मास अलग अलग होगा तो जिनका ज़्यादा मास होता है उसमें जो गति में परिवर्तन करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जिनका मास कम होता है उनमें गति परिवर्तन के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो संवेग जो होता है वो होता है मास इंटू वेग। जब मास का इंटू हम वेग में कर देते हैं तो वो संवेग हो जाता है। यानी कि इसमें अगर मुझे ये बताना है कि उसमें किसी के जो परिवर्तन किया गति में, तो उसमें मुझे उसका मास ही बताना पड़ेगा, दो चीज़ों के बारे में कि उनका मास कितना है। तो मैं उसमें बता पाऊंगा कि उसमें कितना फोर्स लगाया होगा मैंने। तो समरेखीय संवेग, लीनियर मूवमेंटन ये होता है हमारा। एम जो है वो द्रव्यमान है जो किलोग्राम में, वेग जो है वो मीटर पर सेकंड में। अब संवेग का जो मात्रक है किलोग्राम उसका हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया इसका वेग का। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड यह इसका हो गया अपना संवेग का। अब देखते हैं बल, फोर्स। तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। नहीं, हमें न्यूटन को वो देने के लिए, आधार देने के लिए हमने इसको रखा था। और जो बल जो है, तो जो हम बाह्य बल लगाते हैं किसी चीज़ में परिवर्तन करने के लिए, तो संवेग परिवर्तन की जो दर है, संवेग में जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बल बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। आवेग, संवेग या आवेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम बल कहते हैं। तो जो फोर्स बराबर हो गया, ये हो गया संवेग में परिवर्तन और जिस टी समय में, या फिर आवेग में परिवर्तन और टी समय में। तो जो आवेग या जो आवेग हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। आवेग का जो मात्रक है वो न्यूटन सेकंड होता है। ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारा संवेग का ही था, तो यही जो है वो आवेग है। अब देखिए यहाँ पे जो था मेरा संवेग को मैं एम इंटू वी लिख सकता हूँ, जहाँ द्रव्यमान है, एम जो है वो नियत है, द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान को बाहर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी, और डेल वी अपॉन डेल टी यानी कि जो होगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो फोर्स इक्वल टू हो गया एफ इक्वल टू होगा एम ए। ये जो नियम दिया था वो किसने, न्यूटन जी ने दिया था। तो यानी कि अगर मैं त्वरण में इसका, अगर मुझे त्वरण पता हो और उसकी का द्रव्यमान पता हो तो मैं उसमें पता कर सकता हूँ उसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें संवेग में, उसका परिवर्तन के लिए, उसके जड़त्व को तोड़ने के लिए। तो ये जो हो गया अपना संवेग में परिवर्तन, और ये टी समय में जहाँ द्रव्यमान नियत रहता है। तो एफ जो हमारा बल था यहाँ पे, एम जो है द्रव्यमान था, ए हमारा त्वरण था, m2 जो अंतिम द्रव्यमान था, और जो v2 जो है अंतिम वेग था, m1 पहला द्रव्यमान, v1 पहला वेग, और डेल टी समय में परिवर्तन। एक वस्तु 2 किलोग्राम की है, उसका वेग जो है वो 40 मीटर प्रति सेकंड था। 2 सेकंड के बाद उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो बताओ इस पर कितना बल लगाना पड़ेगा। तो बल इक्वल टू होता है एफ एम इंटू ए। तो इस त्वरण निकालना पड़ेगा, त्वरण कितना, 6 में से 4 2 गति में तो वेग में परिवर्तन हुआ 2 सेकंड में, यानी 1। तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 2 न्यूटन हो गया। तो ये इससे निकाल सकते हैं, और ये इस तरह से। तो एम के और सी जी एस, तो एम के एस में मीटर किलोग्राम सेकंड, और सी जी एस में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होता है। तो जो अगर मैं इसका बल की बात करूँ तो इसे हम न्यूटन में आते हैं, जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका हो गया। और तो ये जो 1 न्यूटन जो है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर सीजीएस में देखूं तो एक जो सीजीएस में हम बल को नापेंगे डाइन में, और जो एक न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन या बराबर 1,00,000 डाइन। अगर बाह्य बल 0 रख दूं, तो मैं ये यहाँ पे चला जाएगा तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। संवेग में परिवर्तन नहीं होगा तो यानी कि वो उसका जो जड़त्व है वो बना रहेगा। रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु का पर बाह्य बलों का योग 0 होना चाहिए। रेखीय संवेग, क्योंकि अगर बाह्य बल लगाना है तो संवेग में परिवर्तन होना जरूरी है। और संवेग को संरक्षण रखना है तो उसके लिए बाह्य बल जो है उसका मान जो 0 होना चाहिए। तो जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को कैच ले रहा होता है तो अपने हाथ पीछे इसलिए रखता है क्योंकि समय बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो समय बढ़ेगा तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कम लगाना पड़ेगा। तो ये इससे रहता है। गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं इसे हम, एक्शन रिएक्शन नियम। इसमें ये बोला है कि किसी भी क्रिया के एक विपरीत किसी की क्रिया के बराबर और विपरीत बल लगता है, यानी किसी भी क्रिया के एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया 2 बराबर और विपरीत बल हैं जो कि अलग अलग सतह पर कार्य करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। अगर मैं कहूँ ये कोई चीज़ है, यहाँ पे मैं 100 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ इस साइड, और यहाँ भी 100 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ इस साइड, तो ये चीज़ अपने आप से हटेगी नहीं, क्योंकि ये दोनों बल अपने एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये एक ही चीज़ पर लग रहे हैं। लेकिन जो क्रिया जो प्रतिक्रिया जो एक ये दीवार है, यहाँ से मैं यहाँ पे मुक्का मार रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 100 का न्यूटन से फोर्स लगा रहा हूँ, तो जितना का मैंने यहाँ पे बल प्रयोग किया उतने का ये भी करेगा, तो ये 100 से ये करेगा। तो ये जो है जो अलग अलग सतह पर लग रहे हैं, इसका बल इस पर लग रहा है, इसका बल इस पर लग रहा है, तो ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, कैंसिल नहीं करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती हैं, यानी ये दोनों एक साथ कार्य करती हैं, इनके बीच का समय अंतराल 0 होता है। अगर मैं इस पर हाथ मारूँ तो ये तुरंत उसके जब ये काम करेगी तुरंत ये भी काम करेगी, इसमें समय अंतराल 0 होता है, ये भी मेरे पे हाथ पर चोट लगाएगी दीवार। नदियों में तैरते हैं तो पानी पे फोर्स लगाते हैं, पानी अपने शरीर को आगे बढ़ाता है। सड़क पर चलते हैं, सड़क पर फोर्स लगाते हैं, सड़क शरीर को आगे बढ़ाता है। बंदूक से गोली चलने पर धक्का लगना पीछे की तरफ। पानी में खड़ी नाव से कूदते हैं तो नाव पर फोर्स लगाते हैं और तो जिससे हम उससे ऊपर कूद पाते नीचे। रॉकेट का परीक्षण, रॉकेट में जो गैस निकलती है नीचे की तरफ, धरती की तरफ, तो उससे ये वो फोर्स लगाती है रॉकेट को ऊपर जाने में। तो यह सभी रेखीय संवेग संरक्षण के उदाहरण हैं। न्यूटन के नियम केवल तभी कार्य करते हैं जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा अत्यंत कम हो। यदि वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के आसपास हो तो वहाँ न्यूटन के जो वो नियम कार्य नहीं करते। वहाँ पर आइंस्टीन के सापेक्षता का या विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत कार्य करता है। तो आइंस्टीन के सापेक्षता का या विशिष्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत जो 1905 में दिया था, जबकि सापेक्षता का सिद्धांत 1915 में दिया था। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत जो है वो कहता है जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल से ज़्यादा या उसके बराबर हो तो वस्तु का भार जो है वो कम हो जाता है तथा उसमें समय कम लगने लगता है, लंबाई घटेगी उसकी, और जो समय जो है समय धीरे चलने लगता है। अब देखते हैं हम घर्षण को। घर्षण यानी फ्रिक्शन, ये जो है एक संपर्क बल है। जब दो सतहें संपर्क में आती हैं तो उनके बीच में ये बल लगता है। घर्षण संपर्क क्षेत्रफल यानी जो संपर्क जितना संपर्क कर रही सतह उनके जो बीच का जो संपर्क क्षेत्रफल है तथा वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्षेत्रफल और चाल पर निर्भर नहीं करता है। ये जो होता है ये एक फोर्स है, बल की तरह कम करता है। तो ये बराबर हो गए म्यू और आर। तो म्यू यहाँ पर है जो घर्षण गुणांक है और आर जो है सतह के लंबवत जो प्रक्रिया होती है, सतह की जो लंबवत जो प्रक्रिया होती है वो होता है। घर्षण गुणांक सतह की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। ये जो घर्षण गुणांक है सतह की प्रकृति के बारे में देगा कि वो कितना खुरदरा है या वो चिकनी है। अब देखिए ये जो है इसके समानुपाती है घर्षण गुणांक।
तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी फोर्स बढ़ने का मतलब यही कि जो जिस वो हैगी सतह वो खुरदुरी होगी, और जो अगर म्यू का मान कम है तो एफ का मान भी कम होगा और सतह चिकनी होगी। ये किसी सतह पे एक वस्तु m रखी हुई है m द्रव्यमान की, तो ये इसका जो द्रव्यमान है वो mg इस नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, इसकी जबकि इसके विपरीत जो है वो r जो लंबवत प्रक्रिया है वो फोर्स लगाएगी जो कि इसी के बराबर होती है mg के बराबर। तो r इक्वल टू mg हो जाएगा। तो f इक्वल टू u इंटू mg लिख सकता हूँ मैं। अब म्यू, अब अगर कोई सतह का किसी कोण पर रख दूँ इस तरफ, अगर कोई प्लेन है 0 डिग्री का वो बन रहा है, अगर प्लेन सतह तो उसके लिए यही फॉर्मूला रहेगा कर्षण का। लेकिन अगर प्लेन नहीं है, किसी थीटा पर कोण पर रखा हुआ है वो, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ये जो थीटा बन जाएगा, तो ये जो है वो कोस थीटा होगा। तो ये थीटा का मान जब बढ़ेगा तो इस थीटा का जो मान थीटा जो है कोस थीटा वो इसके समानुपाती है, यानी कि इसका मान बढ़ने पे फोर्स भी घर्षण बल भी बढ़ना चाहिए। पर कोस थीटा 1 से 0 की तरफ जाता है, यानी कि कोस थीटा का मान बढ़ेगा लेकिन उसकी वैल्यू आएगी और छोटी आएगी। तो इसका यानी कि जब कोस थीटा का मान बढ़ेगा तो ये इसका मान जो है वो कम होगा फोर्स का, लेकिन जब इसका जो मान बढ़ेगा जो म्यू का, तो इसका मान बढ़ेगा। mg के अगर बढ़ेगी तो मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ेगा। तो ये एक वस्तु है, अगर इस पर मैं बल लगाऊं इस इधर की साइड, तो जो घर्षण बल है वो इस साइड इसके विपरीत काम कर रहा होगा, और ये इसका जो द्रव्यमान बल है वो mg वो इस साइड काम कर रहा होगा, और द्रव्यमान mg बल को मैं यहाँ पे इस्तेमाल लूँ तो इसके विपरीत जो है विपरीत प्रक्रिया इस साइड हो रही होगी। अब देखते हैं विराम का कोण। वह कोण जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर फिसलना शुरू कर दे, यानी कि ये जो मैंने रखी थी वस्तु से पहले, उसके बाद में धीरे धीरे इसका कोण बढ़ाता गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसमें फिसलना शुरू कर देगी, तो वो जो कोण होगा वो विराम कोण होगा जब वस्तु फिसलना कर दे, तो वो म्यू के बराबर होता है। म्यू इक्वल टू टेन थीटा के बराबर होगा वो। तो अगर यदि विराम कोण 60 है तो घर्षण गुणांक क्या होगा वो इसमें रखोगे तो यह जाएगा। यदि वस्तु फिसल कर नीचे आए तो जो त्वरण है वो g साइन थीटा, और यदि वस्तु फिसल कर ऊपर जाए तो त्वरण जो होगा वो माइनस g साइन थीटा होगा। तो ये मुझे दिया गया है कि यहाँ पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु b रखी हुई है, और मुझसे पूछा गया l ये इसका दूरी तय करना, ये इसका विस्थापन ही मान सकते हैं अपन। तो इसको इतना दूरी तय करने में चले तो भाई कितना समय लेगी। तो ये देखिए हम विस्थापन का सूत्र लगा देंगे, प्रारंभिक वेग 0 हो गया हमें, इसकी वजह से ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ जो है वो l के बराबर आ जाएगा क्योंकि ये विस्थापन ही मान लेंगे हम। तो इस पर जो t जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। तो एक ही जगह क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है तो g साइन थीटा रख करेंगे हम त्वरण की जगह, और यहाँ पे जो साइन थीटा जो है वो होगा लंब बटे h। तो लंब और h की वजह से तो ऊपर अगर मैं साइन थीटा l और h करूँ तो इससे ये साइन थीटा होगा h बटे l, तो h बटे l लाल बटे कक्का से। तो यहाँ पे तो सतह चिकनी थी, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऐसा ही है लेकिन वैसा ही, लेकिन यहाँ पे सतह खुरदरी है। तो यहाँ पे हम त्वरण की जगह लिखेंगे जी साइन थीटा माइनस यू कोस थीटा, तो ये हमें रखना पड़ेगा। अब देखते हैं ये कोई टेबल है जिस पर कोई वस्तु रखी है जो m द्रव्यमान की है। तो ये इस पर जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो इसका जो घर्षण है वो इस तरह काम करेगा, और इसमें अब लंबवत जो है वो इस तरह काम करेगा, और जो अपना द्रव्यमान वाला mg बल है वो इस तरह काम करेगा। तो जो घर्षण कोण है जो थीटा वो इनका परिणाम होगा,
परिणाम अगर मैं टी मान लूँ तो परिणामी और लंबवत प्रतिक्रिया इनके बीच का जो कोण है वो घर्षण कोण होगा। और ये जो है घर्षण कोण तथा विराम कोण जो आपस में बराबर होते हैं, ये सतह के लंबवत प्रतिक्रिया तथा घर्षण तथा लंबवत प्रतिक्रिया के परिणामी के बीच कार्य करता है। यदि घर्षण कोण का मान 45 डिग्री हो तो विराम कोण का मान 45 डिग्री हो। घर्षण के प्रकार: स्थैतिक घर्षण जब वस्तु विराम अवस्था में हो, गतिज घर्षण जब वस्तु गतिज अवस्था में हो, गति कर रही हो, स्थैतिक घर्षण जब, और जो लॉर्टरिन घर्षण या सर्पी घर्षण जब इसमें हम जो कुछ सिलेंड्रिकल चीज़ें नीचे लगा कर उसे फिर उसमें घर्षण करवाते हैं। इसमें सबसे कम घर्षण होता है, सबसे कम घर्षण मान होता है इसमें। जैसे कूलर को धकेलते हैं तो आसानी से धकल जाता है। अब देखते हैं, ये घर्षण है, ये बल है, यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं तो यहाँ से ये घर्षण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो जब कोई वस्तु रहती है, जब मैं उस पर बल लगाता हूँ तो वो नहीं हटती अपनी जगह से, मतलब तब तक उसमें घर्षण बल लग रहा होता है। जब वो हट जाती है तो इसका मतलब उसका घर्षण बल से हमने ज़्यादा बल लगा दिया। तो अगर मैंने पहली बार 10 न्यूटन का बल लगाया, चीज़ अपनी जगह से नहीं हटी, फिर मैंने 10 के 20 न्यूटन का बल लगाया तब भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हटी। जब मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया था इसका मतलब ये था कि जब घर्षण बल भी 10 न्यूटन लग रहा था तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे। फिर मैंने 20 न्यूटन का बल लगाया तो घर्षण बल भी 20 न्यूटन लग रहा था तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। फिर मैंने 30 का लगाया तो 30 भी घर्षण बढ़ा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। लेकिन जैसे ही मैंने 50 लगाया तो जो चीज़ जो अपनी जगह से हट गई, विराम अवस्था से हट गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 30 जो था वो उसका सीमांत घर्षण था, यानी उसका सर्वाधिक घर्षण था। इससे ज़्यादा वो घर्षण बल नहीं लगा सकता, उसकी एक लिमिट होती है। तो उससे ज़्यादा जब सीमांत घर्षण से ज़्यादा बल लगाएंगे तो चीज़ अपनी जो स्थिति है उसको स्थैतिक विराम अवस्था उसको छोड़ देती है। तो इससे एक ये बात ही पता चलती है कि जितना हम बल बढ़ाते जाते हैं उतना ही घर्षण बल भी अपना बल बढ़ाता जाता है। ये होता है स्थैतिक घर्षण में। तो स्थैतिक घर्षण ये हुआ वो स्थिति जब घर्षण लगा रहे तो चीज़ अपनी जगह से नहीं हट रही थी। हम बल बढ़ाते गए, इस घर्षण बल भी अपना बल बढ़ाता गया, घर्षण भी बल बढ़ाता गया, हम भी बल बढ़ाते गए। लेकिन यहाँ पे जो थी घर्षण बल और हमारा बल बराबर था, उससे वो होता सीमांत घर्षण बल था। उससे ज़्यादा पर हमने बल लगाया तो गति जो थी वो गतिज घर्षण करने लगी। मतलब पर गति में हो गई चीज़ तो फिर उसमें फिर कौन सा बल लगेगा, गतिज घर्षण लगेगा। ये जो है ये अपने आप को फ्लक्चुएट नहीं करता, बदलता नहीं, ये नियत रहता घर्षण बल। जबकि जो स्थैतिक घर्षण बल है वो बदलता रहता। हम 10 लगाएंगे तो वो भी 10 लगाएगा। और उसके बाद जो सबसे कम बल लगता है वो सर्पिलेटरी का घर्षण, जब किसी चीज़ को हम जो सिलेंड्रिकल चीज़ पे ले जाते हैं। तो स्थैतिक घर्षण तब कार्य करता है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है और यह अपने मान को स्वयं को सेल्फ एडजस्ट करता है। तो ये हमने देखा, बल बढ़ाने पे घर्षण बल बढ़ेगा। सीमांत घर्षण यह स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। ये भी हमने देखा, जब वस्तु गतिज अवस्था में होती है तो गति घर्षण कार्य करता है जिसका मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। सबसे ज़्यादा सीमांत घर्षण रहता है क्योंकि ये खुद स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। उससे कम होता है स्थैतिक घर्षण, उससे कम होता है गतिज घर्षण, सबसे कम होता है सर्पिलेटरिक घर्षण। यदि हमें घर्षण कम करना होता है तो हम तरल पदार्थों का यूज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये तो गलत है, नहीं करता है। घर्षण वस्तु की चाल पर निर्भर करता है, नहीं करता है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, ये भी गलत है। घर्षण हमेशा गति का विरोध नहीं करता। अगर ये चीज़ रखी है, इसके ऊपर ये चीज़ रखी है, इसके ऊपर ये चीज़ रखी है, अगर मैं इस पर बल लगाऊं तो यहाँ पर तो ये घर्षण इसका जो है वो विरोध कर रहा है, इसके बल का विरोध कर रहा है। लेकिन ये चीज़ को मैं खींच रहा हूँ तो ये क्यों, ये भी तो साथ में जा रही है। इसका मतलब ये इस पर भी कोई बल लग रहा होगा। अगर बल नहीं लगा होता तो मैं इसको खींचता सिर्फ ये रहती, ये नीचे गिर जाती। तो इस पर भी इन दो सतहों के बीच में घर्षण बल लगा, तो ये गति कर रही, तो इसके गति के साथ देने के लिए ये घर्षण बल इसके साथ दे रहा है। तो कभी कभी घर्षण बल गति का साथ भी देता है। तो ये जो हमने वो देखा अभी, एक वस्तु को यू चाल से ऊपर फेंका गया, कुछ समय बाद नीचे गिर गई तो वस्तु द्वारा विस्थापन तय की दूरी ज्ञात की। देखिए यू चाल से ऊपर फेंका गया, फिर कुछ समय बाद नीचे गिर गई तो यानी जिस जगह से गई थी वहीं पे वापस आ गई, तो वहाँ पे वापस आ गई तो उसका विस्थापन हो गया 0 और दूरी हमें 2h हो गई, h जाएगी, h वापस आएगी। और हमें यहाँ पर त्वरण मोड़न दिया होता है तो फिर हम विस्थापन का सूत्र निकाल के वो निकाल लेते। तो अब देखिए, तो अगर मैं ये 2h यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने विस्थापन 0 है, तो इनका जो अनुपात होगा विस्थापन और ये दूरी, तो दूरी और विस्थापन, तो दूरी बटे विस्थापन ये हो जाएगा अनंत। तो इनका जो हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा।
देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो ये है जब कोई कण किसी एक ही पथ पर चलता रहता है तो वो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक ही पथ पर बार बार चलते रहना सर्कल टाइप में। तो यहाँ पे कोई एक कण है जो ये वृत्तीय गति कर रहा है, लेकिन इसमें और घूर्णन गति में थोड़ा देखना पड़ता है कि घूर्णन गति कोई एक बड़ा पार्टिकल है जो अपनी किसी ध्रुव पे ही घूम रहा है। अब जैसे ये पंखा है, पंखा घूम रहा है, पंखा एक घूर्णन गति कर रहा है, जबकि ये कण जो है वो एक सर्कुलर गति कर रहा है। तो पंखे का जो घूर्णन है, इस पर ये बहुत सारे ऐसे कण लगे हुए हैं जो अपनी किसी एक जो बीच का एक घूर्णन है उसके सापेक्ष गति कर रहे हैं, तो ये घूर्णन गति हो गई। लेकिन पंखे के यहाँ पे कोई बिंदु होता तो ये जो है वो करता वृत्तीय गति। तो ठीक इसी तरह एक कोई, या फिर हम जब कोई बड़ी पार्टिकल हो और वो बहुत दूर हो किसी अपने केंद्र से, तो उसे भी हम एक कण की तरह ले सकते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, वो उसकी घूर्णन गति, लेकिन उसके चक्कर लगाती है वो उसकी वृत्तीय गति हो गई। तो अपने एक ही पथ पर बार बार घूमना वो वृत्तीय गति कहलाता है। लेकिन जब कोई कण एक ही पथ पर बार बार क्यों घूमता है, अब जब ये घूमता है तो ये हमने देखा था कि इसमें जो है इसकी दिशा जो है हर पॉइंट पे इसकी दिशा बदलती रहती है। यहाँ पे बदलेगी, यहाँ पे इस तरह इसकी दिशा बदलती रहती है। यानी इसकी चाल सेम भी रहे तो इसका जो वेग है वो चेंज हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा। लेकिन हमने नियम में देखा था कि कोई भी जो तृतीय नियम था न्यूटन का, कि कोई भी जो है क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो तो अलग बात है। इसके अलावा हमने दूसरा नियम देखा था कि जो कोई वस्तु है वो हमेशा अगर चल रही है तो चलती रही, रुकी है तो रुकी रही, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। तो ये जो कण चल रहा था तो इसको इस तरह जाना था, ये इसी बार बार ये इसी यहाँ से खिंचा हुआ आ रहा है, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये एक ही पथ पर बार बार चला, नहीं तो इसमें गति इतनी थी कि ये सीधा ऐसा निकल जाता। तो इस पे जो बल काम करता है वो कहता है अभिकेंद्रीय बल, और इसके अभिकेंद्रीय बल के विरुद्ध में इसके बराबर ही दूसरा बल जो बाहर की तरफ काम करता है उसको कहलाता है अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं और दोनों विपरीत होते हैं। ये जो होता है सेंटर की तरफ लगता है अभिकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगता है। जो बिंदु है उन पर जो जहाँ पे ये कण जा रहा है यहाँ पे जाके खत्म हो गए, तो ये जहाँ पे जा रहा था ये उसकी दिशा हो जाएगी। और ये जो अगर मैं टेंजेंट खेल दूँ तो जो हमारे जो हो गया वेग और अपना जो अभिकेंद्रीय बल, इसके बीच में 90 डिग्री का जो कोण बनता है, क्योंकि ये एक टेंजेंट की तरह काम करती है। तो ये हमने देखा। वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा हर बिंदु पर बदलती है, ये भी हमने देखा। वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार एक बल होता है, ये एक बल की वजह से ये वृत्तीय गति करती है, वो होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल दिशा केंद्र की ओर होता है ये, और वृत्तीय गति में बल व वेग के बीच का कोण जो है 90 डिग्री होता है। ये भी हमने देखा, बल और वेग के बीच का कोण। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल नियत रहती है। एक समान वृत्तीय गति करी तो इसमें चाल तो नहीं था, लेकिन इसका वेग जो बदलता रहता है दिशा बदलने के कारण। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, ये त्वरित गति है, लेकिन त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर। तो जो में इसमें हर बिंदु पर वेग में परिवर्तन होता है, तो ये जो है एक त्वरण गति है, त्वरित गति है। और त्वरित जिसका परिणाम होता है A = v²r। तो त्वरण का जो मान निकालेंगे हम, तो ये जो हो जाएगा, ये वृत्त की त्रिज्या r और v वस्तु की चाल के वेग का स्क्वायर, उसमें वृत्त की त्रिज्या का r का अपन भाग दे देंगे, तो वो हमें तो त्वरण निकल आएगा, उसका त्वरित गति निकल आएगी। तो त्वरण निकल आया। एक वस्तु की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है और वस्तु की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो त्वरण का परिणाम क्या होगा? त्वरण का परिणाम जो है तो हम इससे निकालेंगे, इसका स्क्वायर किया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और हमें ये जो किस में लेता है, मिलीमीटर में लेना है, ये है सेंटीमीटर में, हमें मीटर में लेना है, क्योंकि हम इसमें ये नापते हैं वेग मीटर पर सेकंड। और तो ये जो है ये भी मीटर में होना चाहिए। तो इसमें जब छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू इसमें जो 10 से भाग चला जाएगा,
क्योंकि 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, तो इसमें हम 100 से भाग देंगे तो ये कि 0 यहाँ पर रह जाएगा और ये जो है ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 से 0 से ये हो जाएगा 10, इधर 100 से हो जाएंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला। अब देखते हैं अभिकेंद्रीय बल, जो कि केंद्र की तरफ काम करता है। पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना एक अभिकेंद्रीय बल है। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल का सवार होकर झुक जाना। तो ये जो अभिकेंद्रीय बल जो है, ये जो है हर जगह ये जो पहले से ही उपस्थित रहता है और हर जगह ये अलग अलग तरीके का रहता है। तो ये यहाँ पे घर्षण काम कर रहा है, यहाँ पे जो है पृथ्वी के अंदर सूर्य का चक्कर लगाना, तो यहाँ पे जो इनका गुरुत्वाकर्षण बल जो अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य कर रहा है। सवार का झुक जाना, वहाँ पे जो पहिए का जो घर्षण है वो काम करता है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन में जो यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्लस और माइनस नेगेटिव इसमें जो आकर्षण होता है वो एक अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है। तो ये पहले से मौजूद कोई बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है, कोई नया बल नहीं। तो इसमें अभिकेंद्रीय बल हर स्थिति में अलग अलग होते हैं। अपकेंद्रीय बल जो इस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, वो हम एक आभासी की तरह मान लेते हैं। जैसे कि बस हमने देखा था, जब बस यहाँ से जा रही थी, यहाँ से मुड़ रही थी, तो हम यहाँ पर बैठे थे, तो हम अपने आप को स्थिति में रखना चाहते थे, तो इसकी वजह से हम जो है जो जब यहाँ पर मुड़ती है तो हम अपने आप को बाहर की तरफ फोर्स देखते हैं कि हमें कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, इस तरफ बल लग रहा है। तो वही जो चीज़ है कि जो चीज़ गति में है, जो जिस दिशा में उसी दिशा में रही, जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो वो उसी दिशा में बनी रहना चाहती है, तो उसकी वजह से ये होता है। तो उसे हम समझाने के लिए अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसे इसलिए इसे छंदमय बल कहते हैं या आभासी बल कहते हैं। सब ये आभासी होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो बाहर की ओर जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल। ये त्रियम बाहर की ओर लगता है, यानी कि त्रिज्या अगर ये है, अगर ये यहाँ पर लग रहा है अपकेंद्रीय बल, तो इसकी जस्ट अपोजिट यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल लगा, तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगेगा। अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर व दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। ये अगर प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, और ये एम भी इसका, क्योंकि फोर्स जो होता है एम में होता है, और ए देखा हमने अभी v²/r, तो ये हो जाएगा mv²r। ये विपरीत दिशा में के कारण माइनस में हो जाएगा, और एम होता है यहाँ पे द्रव्यमान। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण, अपकेंद्रीय जैसे दही से किसी चीज़ का अलग होना कहीं से, जैसे दही का मक्खन से अलग होना, दूध का क्रीम से अलग होना, किसी वृत्ताकार मार्ग में साइकिल का सवार, बाहर की तरफ लगने वाला बल, वॉशिंग मशीन में जब वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं तो पानी अलग हो जाता है। जब दूध में क्रीम जो है वो अलग होना, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जब दूध से क्रीम अलग करते हैं तो क्रीम अलग होने के बाद उसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। तो ये हमने देखा, यहाँ जो अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है, यहाँ अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। और यहाँ से अगर कोई वस्तु मैंने यहाँ से दी और यहाँ से घूमते यहाँ आ गई, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा है और अपकेंद्रीय बल कम है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते तो ये एक सर्कुलर में घूमते था। जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है उतना यहाँ पे, तो ये एक ही पथ पे बना रहता है। जितना फोर्स यहाँ पे उतना ही उस पे, तो यहाँ की जो दूरी है वो एक सी बनी रहती। लेकिन यहाँ पे ये दूरी कम हो गई और ये बीच में आ गई। इसका मतलब ये कि अभिकेंद्रीय बल ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा है और अपकेंद्रीय बल कम है। और अगर यहाँ से कोई चीज़ जाते बाहर की तरफ निकल रही है, इसका मतलब ये है कि अपकेंद्रीय बल ने इसको अपनी तरफ खींच लिया और ये अभिकेंद्रीय बल कम है। और जब एक ही जगह बनी है तो यानी कि वो दोनों जो है वो बराबर हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल। अब देखते हैं एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या नियत होता है और क्या क्या बदलता है। चाल बराबर होती है, एक समान चाल से चलता है। वेग बराबर नहीं होता लेकिन, क्योंकि दिशा बदलती है। द्रव्यमान बराबर रहता है किसी चीज़ का, लेकिन संवेग बराबर नहीं होता, क्योंकि जब वेग बदल गया तो संवेग भी बदल जाएगा। त्रिज्या बराबर रहती है, लेकिन जो बल है बल बदलता रहता है। त्रिज्या बराबर है लेकिन बल यहाँ पे अलग लग रहा है, क्योंकि बल की जो दिशा है वो दिशा है वेक्टर राशि, तो बदलती रहती है। बल के बाद त्वरण का परिमाण जो है वो नियत रहता है, जबकि समय जो है बदलता रहता है। इस समय में यहाँ, इस समय में यहाँ, और त्वरण बदलता रहता है, लेकिन त्वरण का परिमाण एक सा रहता है। अब देखते हैं प्रेक्षित गति। तो प्रेक्षण गति जो है वो एक परवलयकार की तरह गति करती है। ये वृत्त में ऐसे एक परवलयकार की गति करना प्रेक्षण गति है।
तो ये हर उस वस्तु पर लगती है जिस पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्योंकि यहाँ से मैंने एक बेग से वस्तु को फेंका है, उसके बाद उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, धीरे 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 उसको नीचे खींच लेगा, तो वो एक परवलयाकार में गति करती है, वो होती है उसकी विक्षिप्त गति। जहाँ पे यहाँ तक ये एच उसकी मैक्सिमम ऊंचाई है, यहाँ से जाने के बाद उसका जो वो अपने आप नीचे नीचे आने लगेगी, उसका वेग थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ से यू से हमने फेंकी थी, जब तक उसका वेग है तो वो अधिकतर ऊंचाई को तय करती है। तो ये उसकी रेंज हो गई सबसे। और हमें अगर किसी को ज़्यादा रेंज तक फेंकना है तो हम उसे 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं, और अगर हमें किसी ज़्यादा ऊंचा फेंकना है तो हम उसे 90 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं। प्रत्यक्ष का मार्ग परवलयाकार होता है, ये हमने देख लिया अभी। तो अब जो अब हमने रेंज निकालना है यहाँ से यहाँ तक की कितनी रेंज है। तो रेंज जो है वो हमारी जो प्रथम वेग था, प्रथम जो चाल थी उसका स्क्वायर साइन यहाँ पे जो थीटा बनेगा, कितने थीटा से हमने फेंका, साइन 2 थीटा, और जी उसमें कितने गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। और हाइट के लिए इसमें 2g हो जाएगा, और हाइट और रेंज इसके बीच का हमें वो निकालना है, हाइट अपॉन आर जो एच जो हो जाएगा, हाइट और रेंज जो हो जाएगा वो 10 थीटा अपॉन 4 हो जाएगा। तो एच यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई है, आर जो परास या सीमा, जी सीमा जो रेंज जो है, और यू जो है वो चाल है। एक व्यक्ति ने गेंद फेंकी, यदि परास व अधिकतम ऊंचाई समान थी तो गेंद किस कोण पर फेंकी गई। यहाँ पर देखिए इसमें लगाएंगे, ये दोनों समान थी तो ये होगा 10 थीटा -4, इससे आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने गेंद फेंकी, परास अधिकतम ऊंचाई से 4 गुना है, तो गेंद किस कोण पर फेंकी गई। तो ये हमने इसमें पुट कर देंगे, ये 4 गुना कर दी, तो इससे हमारा निकल जाएगा 10 थीटा = 1, जो कि होता है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन है कि एक गेंद को कोई किसी थीटा कोण पर फेंका जाता है, जैसे कि गेंद अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होगी तो गेंद की चाल कितनी होगी। तो ये थीटा कोण पर हमने फेंका, ये प्रथम जो पहली चाल थी, ये अधिकतम चाल, और ये इसकी रेंज हो गई। तो जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो होती है u cos थीटा, u जो है वो प्रथम चाल है। तो हमने यहाँ से फेंकी थी, और यहाँ पे जो इस तरफ जो लगेगा u sin थीटा, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से हम कम में जब फेंकते हैं यहाँ पे, तो ये तो थीटा हो जाएगा, ये 90 - थीटा हो जाएगा। यहाँ पे p cos थीटा, यहाँ पे p sin थीटा, या हम कह सकते हैं u sin थीटा, यहाँ पे u cos थीटा। तो जब थीटा जो 90 - थीटा की बीमारी जो है बराबर रहती है, यानी ये देखिए 30 और 60, तो ये 90 में से 30 कर दूँ 60 आ रहा, 60 में से 30 घटा दूँ तो 60 घटा दूँ तो 30 आ रहा है। ये दोनों 90 में से एक दूसरे को घटा नहीं पा रहे, तो इनकी जो रेंज है 90 - थीटा वगैरह जब होंगी तो उनकी रेंज जो है वो बराबर होगी। तो जब यहाँ से फेंकते हैं हम 90 डिग्री के कोण पे, तो जो p sin थीटा है ये इसकी अधिकतर ऊंचाई होती है, और यहाँ से उससे 90 से कम करते u cos थीटा जो है अधिकतर ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई नहीं होती। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों के बीच की जो परास है रेंज बराबर होंगी। कोई भी वस्तु ठीक उसी चाल व कोण से जमीन से आकर टकराती है जिस पर उसे फेंका गया था। यहाँ से मैंने थीटा कोण पर फेंका था और यू चाल से फेंका था, तो जो वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण खींचते खींचते यहाँ पर तक अपनी अधिकतर ऊंचाई तय करेगी, जो होगी यू cos थीटा। और यहाँ पे t1 टाइम लेगी, यहाँ पे t2 टाइम लेगी, और यहाँ पे थीटा कोण से टकराई और उसका वेग भी u ही होगा लास्ट में। तो प्रत्यक्ष को जितना टाइम समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, ये हमने देखा था। तो t समय जितना समय इसे यहाँ पर जाने लगेगा और t2 उतना ही आने में लगेगा, यानी t1 और t2 जो है वो समान होंगे, बराबर होंगे। अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, यानी कि उड्डयन काल, उसने कितने टाइम तक उसने वो उड़ी है, हवा में रही है। तो वो होगी t = t1 × t2, इससे निकाल सकते हैं, या t जो होगा वो 2u sin थीटा और g, तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं।